शुरू करते हैं आज का सेशन। परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु मेरे इष्ट, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, दिव्यजन, पथ प्रदर्शक, सभी होली एंजल्स, होली मास्टर्स, होली मिनिस्टर्स, आर्कएंजल्स, वास्तु पुरुष, वास्तु के जनक और वास्तु का ज्ञान सिखाने वाले सभी आध्यात्मिक सहायक और सभी पवित्र संसिद्ध महात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया आप आएं और वास्तु के ज्ञान को सीखने और समझने के लिए हमारी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल हमने एस्ट्रो वास्तु जाना और समझा था। वास्तु पुरुष का जो शरीर है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक किस तरह से डिवाइडेड है और कौन से अंग हमारे घर में किस बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, ये हमने कल पढ़ा। कल की क्लास के लिए एक चीज हम रिमाइंड कर देते हैं, कुंडली वाला पार्ट। वास्तु पुरुष जो हैं वो जमीन की तरफ फेस करके माँ दिति या जो हमारे ईशान के देवता हैं ब्रह्मा जी हैं, उनको प्रणाम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। लेकिन जब हम काल पुरुष को देखते हैं तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष स्टैंडिंग पोजीशन में है और राशियों के अनुसार उनके बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि मेष राशि हेड फर्स्ट हाउस हो गया, चेहरा और गर्दन सेकंड हाउस हो गया, वृष राशि या वृषभ भी कहते हैं जिसको, तीसरी राशि हो गई हमारी मिथुन, इससे बाजुएं कनेक्ट होती हैं और ये हो गया हमारा थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस हो गया हमारा चेस्ट एरिया पूरा का पूरा और हार्ट कर्क राशि से कनेक्टेड। फिफ्थ हाउस सिंह राशि और पेट का पूरा जो एब्डोमिनल जो एरिया है वो कनेक्ट हो जाता है। सिक्स हाउस कन्या राशि और हिप रीजन, हिप एरिया जो है पूरा नाभि लोअर जो पेल्विक एरिया है उससे डाउन जो हिप एरिया है बैक साइड वो कनेक्ट हो गया हमारा। 7 तुला राशि सेवंथ हाउस कनेक्टेड है और यहाँ पर काल पुरुष का जो जेनिटल्स हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, किडनीज कनेक्ट होती हैं साथ में। 8 नंबर हमारी वृश्चिक राशि 8th हाउस और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो 8th हाउस में कनेक्टेड होते हैं। 9 धनु राशि 9th हाउस थाइज वाला एरिया कनेक्ट होता है। मकर राशि 10th हाउस घुटने कनेक्टेड होते हैं और 11th राशि 11th नंबर कुंभ राशि, इसमें हमारे एंकल्स कनेक्टेड होते हैं और हमारी पिंडलियां काफ मसल्स कनेक्ट होती हैं। और 12 नंबर हमारी मीन राशि जिसमें हमारे पैरों की उंगलियां, तलवे, ये बॉडी पार्ट कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही जब हम लेफ्ट और राइट डिवाइड करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है जो बर्थ चार्ट है उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में हम देखते हैं तो उनका लेफ्ट एरिया आ गया हमारा 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक और राइट बॉडी पार्ट सारे आ गए 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक। लेकिन जब हम वास्तु पुरुष या वास्तु मंडल को देखते हैं तो क्योंकि वो जमीन की तरफ फेस करके लेटे हुए हैं तो राइट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो वास्तु पुरुष की कुंडली में कहाँ कनेक्ट करते हैं, 7th हाउस से लेकर 12th हाउस और लेफ्ट बॉडी पार्ट्स कनेक्ट करते हैं 1st हाउस से लेकर 6th हाउस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए दोनों को कंबाइंड करके मैंने आपको कल समझाया था। अगर कल वाली क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं डीपली समझने के लिए। प्लॉट कैसे चूज करें आज हम ये सीखेंगे और साथ में आज हम न्यूमेरो वास्तु मीन्स न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कैसे कनेक्ट करते हैं आज हम ये भी सीखेंगे। मैम ये बताइए, जैसे आपने काल पुरुष की कुंडली के लिए कहा राशियों का, जी
तो क्योंकि जो हमारी वैदिक वाली कुंडली है, तो जी, उसकी राशि देखेंगे या हम हाउस देखेंगे? हम हाउस देखेंगे। तो फिर बात एक ही हुई, हम हाउस क्योंकि क्यों देखेंगे? वो हम हाउस में देखेंगे और वही हम फिर जी, काल सब की को सॉरी काल पुरुष की कुंडली में लगाएंगे। हाँ, हम हाउस देखेंगे क्योंकि हम किस चीज से देख रहे हैं, हम वास्तु से कनेक्ट करके देख रहे हैं, इसलिए वहां हाँ जी। राशियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। राशियां मैंने सिर्फ बता दी हैं। जब हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो वहां राशियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ हाउसेस से कनेक्टेड होगा। जैसे कि फर्स्ट हाउस हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, उसके बाद सेकंड हाउस हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हाउस नॉर्थ वेस्ट प्लस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, फिर हमारा फोर्थ हाउस हो गया वेस्ट, फिर हमारा फिफ्थ हाउस हो गया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और प्लस साउथ वेस्ट, फिर हमारा सिक्स्थ हाउस हो गया साउथ वेस्ट और प्लस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हमारा सेवंथ हाउस साउथ डायरेक्शन, उसके बाद एट्थ हाउस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट प्लस में साउथ ईस्ट, फिर हमारी नाइन्थ जो हाउस है हमारी कुंडली में वो हो गया हमारा साउथ ईस्ट प्लस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, फिर हमारा 10th हाउस आ गया प्रॉपर ईस्ट और उसके बाद 11th हाउस ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट और 12th हाउस नॉर्थ ईस्ट प्लस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जब हम कुंडली और वास्तु मंडल को मिक्स करके जब हम देखेंगे तो हम डायरेक्शन इसी तरह से देखेंगे जैसे कि जैसे कि हमारा जो वास्तु पुरुष हैं उनके साथ हमारी दिशाएं कनेक्ट होती हैं। ओके, क्योंकि जब हम डायरेक्शंस देखते हैं वास्तु में तो नॉर्थ 0 डिग्री पर आता है, इसलिए नॉर्थ से हम डायरेक्शन काउंट करना शुरू करते हैं। और जैसे कि हमारी राशियों का जो चक्र है वो 360 डिग्री का है, ऐसे ही जो वास्तु का चक्र है वो भी 360 डिग्री का ही है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में 360 डिवाइडेड बाय 12 है, 12 राशियों से डिवाइडेड है, और वास्तु पुरुष के वास्तु मंडल में जो 360 डिग्री है वो डिवाइडेड बाय 16 मतलब कि 16 दिशाओं में बटा हुआ है। ओके, समझ में आया कि एक जैसा क्यों है? क्योंकि वही 360 हाँ डिग्री जी पर मैम। हाँ जी वही मैम। 360 डिग्री पर हमारी पृथ्वी घूमती है और एक राउंड उसी तरह से 360 डिग्री में राशियों का लगता है, नक्षत्रों का लगता है और वास्तु की दिशाओं का भी लगता है। क्योंकि जब पृथ्वी हमारी घूमती है और साथ में सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है तो हमारे पास 2-3 चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं। एक तो हमारा सौरमंडल जिसमें कि दिन और रात हम देखते हैं, और हमारा पृथ्वी मंडल या पृथ्वी की ऊर्जा जिसमें कि हम पृथ्वी की ऊर्जा से दिशाओं को कनेक्ट करके देखते हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी से भी वास्तु कैसे समझ सकते हैं उसको समझेंगे। न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड लिया है हमने। लोशु ग्रिड पता है ना आपको सबको? जी। हाँ जी मैम। ओके, ठीक है, तो मैंने इसीलिए लोशु ग्रिड यहाँ पर बनाकर भी दिया है क्योंकि लोशु ग्रिड में हमारे पास 9 बॉक्सेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसलिए जब हम न्यूमेरो वास्तु करते हैं तो हम 9 की काउंटिंग पर ही डायरेक्शंस को भी काउंट करते हैं। इट मीन्स हम जो डायरेक्शंस देखते हैं 9 ब्लॉकेजेस में, सॉरी 9 ब्लॉक्स में, वो हम कौन कौन सी देखेंगे? मेन डायरेक्शन और डायगोनल डायरेक्शन, है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और उनके बीच की जो एंगल वाली डायरेक्शंस हैं उतना ही देखेंगे। ओके, और जिस तरह से हमारा लोशु ग्रिड बना हुआ है उसी तरह से हम डायरेक्शंस को काउंट करेंगे इसमें। क्लियर है? हाँ जी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि अगर आप न्यूमरोलॉजी से वास्तु कर रहे हैं तो आप
492 वाला जो प्लान बनता है हमारा, फर्स्ट प्लान जो बनता है, जिसको हम प्रैक्टिकल या इंटेलेक्चुअल प्लान भी कहते हैं, वहां पर हमारा कनेक्ट हो जाता है मून, मरकरी और जुपिटर। बुद्धिमान ग्रह है ना ये। मून के पास इंट्यूशन है, मरकरी के पास इंटेलिजेंस पावर है और जुपिटर के पास ज्ञान है। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट होता है मून को, नॉर्थ आपको पता ही है वाटर, मरकरी है ना बुध को, और नॉर्थ ईस्ट हमारा जुपिटर, शिवा और वाटर और एयर वहां पे कनेक्ट होते हैं, है ना। और जहां पर भी कनेक्शन आ रहा है डायरेक्शंस में, जहां पर दो डायरेक्शंस मिलती हैं, वहां पर थोड़ी सी पृथ्वी और थोड़ा सा आकाश तत्व रहेगा ही, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी एंगुलर डायरेक्शंस होती हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस एलिमेंट और थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट होता ही होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सा एक येलो कलर का ब्लॉक रख दिया तो वो वैलिड है, वो वैलिड नहीं है। छोटा अगर हमें कुछ रखना है रेमेडी के तौर पर, जैसे कि हम क्रिस्टल पिरामिड रखते हैं, है ना, तो वो हम कर सकते हैं। या नॉर्थ ईस्ट में जब हम मंदिर बनाते हैं तो ब्रास की, पीतल की मूर्तियां रखते हैं, है ना, लेकिन ब्रास तो साउथ वेस्ट को कनेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि मंदिर है और हर जो हमारी कनेक्टिंग डायरेक्शन है वहां पर अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अगर है तो छोटी छोटी ब्रास की मूर्तियां हम रख सकते हैं। कितनी बोलते हैं, अपने थंब से छोटी है ना, थंब के आकार की, उससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी रखते हैं तो फिर ब्रास बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पर मेटल, और फिर वहां पर राहु भी कनेक्ट हो जाएगा या साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी कनेक्ट हो जाएगी। ओके, ऐसे ही ईस्ट हमारी सूर्य की दिशा है और हमारा नंबर आता है यहाँ पे 7। अब आप कहेंगे 7 नंबर तो केतु का है ना, लेकिन डायरेक्शंस को हम एज इट इज समझेंगे और लोशु ग्रिड में हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे केवल, कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे 492 हमारे पास हो गया राहु, मंगल और चंद्रमा, लेकिन जब हम डायरेक्शन देखेंगे तो हम ऐसे ही देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ब्लॉक वाइज। फिर 3, 5, 7 हमारे पास हो गया जुपिटर, मरकरी और केतु, बट हम डायरेक्शन देखेंगे कौन कौन सी, वेस्ट, और सेंटर हो गया हमारा ब्रह्मस्थान, और राइट हैंड साइड हो गया हमारा ईस्ट। ओके, फिर हमारे पास ग्रिड का प्लान हो गया 816, मतलब कि सैटर्न, सन और वीनस, बट डायरेक्शंस यहाँ पर कौन सी कनेक्ट हो जाएंगी हमारे पास, साउथ वेस्ट और साउथ और हमारा साउथ ईस्ट। क्लियर है या कोई डाउट है? कल अगर किसी की लोशु ग्रिड में 7 नंबर नहीं है तो उसकी कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब है? जब आप न्यूमरोलॉजी से देखेंगे साउथ वेस्ट, करेक्ट, ठीक है। जब आप लोशु ग्रिड से वास्तु करेंगे तो डायरेक्शन का चार्ट ऐसा ही बनेगा, लेफ्ट टू राइट चलते हुए। ओके, तो ये एक्चुअल में करेक्ट होता है ये? बिल्कुल करेक्ट होता है। ये आप भी मुझे बहुत सही है। बताएं, आप मुझे बताएं कि आपकी ग्रिड में, आपकी जो 7 ही लोशु नहीं ग्रिड है, बनती है उसमें 7 नहीं 7 है, नहीं, है ना, और मेरा साउथ वेस्ट का ही है मैच। साउथ वेस्ट में गए थे तो रिजल्ट तो आपके सामने ही है ना। जी जी। ओके, आप बताएं शिवानी, आपकी ग्रिड में कौन सा नंबर नहीं है? मेरे पास भी 7 नहीं है। ओके, और आपका साउथ वेस्ट में क्या 5 कंस्ट्रक्टेड है? शिवानी क्या बोल रही थी आप? मेरे पास मैम एक 7 नहीं है, एक 4 नहीं है, और ओके, 8 नहीं, 8 भी नहीं है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, और वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? साउथ वेस्ट में तो खाली सिलेंडर रखा है, जो कि वहां नहीं होना चाहिए। नहीं अभी होना कल की चाहिए। क्लास में हमने समझा था ना, साउथ वेस्ट में सिलेंडर रखा है, ज्योति जी के पैर में चोट लग गई, है ना। तो चीजें वहीं की और वहीं रहती हैं, नुकसान तब पहुंचाती हैं जिस व्यक्ति की ग्रह दशा उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, उसको नुकसान होता है। ओके,
तो आपका सिलेंडर कहाँ रख दें उठा के? साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अगर साउथ ईस्ट में जगह नहीं भी है तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि वो फायर का ही जोन है पूरा। मैम 5 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा? 5 नंबर मिसिंग है तो ब्रह्म स्थान या तो दबा हुआ होगा या तो कटा हुआ होगा या फिर ब्रह्म स्थान की एनर्जी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम होगी, स्पाइनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल एरिया की प्रॉब्लम, डाइजेशन खराब होगा, लीवर इश्यूज होते होंगे। ओके, एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपकी जो कबर्ड है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ध्यान से समझना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, जिसको हम हैप्पीनेस का जोन कहते हैं, है ना, फन जोन कहते हैं जिसको, वहां पर आपका कबर्ड है और वहां पर आपने वूलन के क्लॉथ रखे हुए हैं, ऊनी कपड़े। घर में किसी ना किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम जरूर होगी, सांस से संबंधित प्रॉब्लम, बार बार जुकाम हो जाना, बार बार कफ की प्रॉब्लम हो जाना। क्यों होगी अब आप कोई बताएगा मुझे? कबर्ड में हमारे कॉटन के कपड़े होंगे तो अच्छे हैं। वूलन्स जो हैं वो गर्म कपड़े होते हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जोन कहाँ से शुरू होता है? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से शुरू होता है। इसलिए ऐसे कबर्ड पर हम क्या बोलते हैं कि आपका कबर्ड का जो कप बोर्ड है, जो उसका डोर है, वो ग्रीन कलर का होना चाहिए या ग्रीन के किसी शेड में होना चाहिए, है ना। उसको बंद करके रखना चाहिए, कबर्ड को ओपन नहीं रखना चाहिए, तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है, बट होगा। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी जब आप कनेक्ट करोगे एनर्जी से तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कुंडली से एकदम समझ में आ जाता है ना कौन सा वाला ग्रह किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे एकदम वास्तु में भी समझ में आएगा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बीमारियां मैंने आपको पढ़ाई हैं और एलिमेंट भी पढ़ाए हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस मैटर या टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम है उसकी दिशा कौन सी है और उसका एंटी एलिमेंट कौन सा है, इतना ही तो समझना है। जैसे ग्रहों में हम क्या देखते हैं, मित्र और शत्रु देखते हैं ना, शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह, ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड एलिमेंट और एनिमी एलिमेंट को देखना है। क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन आया जी। मैम, फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं मान लीजिए, तो चारों की लो शुगर अलग है। एक फैमिली मेंबर में 1 नंबर मिसिंग है, दूसरी फैमिली मेंबर में 5-6 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए वो इतनी दिशाएं वो दबी हुई है, मतलब उसके लिए खराब है। उसके लिए, हाँ, उसके लिए वो दिशाएं अगर वहां पर कोई एंटी एलिमेंट है तो उसको प्रॉब्लम करेंगी, जरूरी नहीं करेगी ही प्रॉब्लम। अगर डायरेक्शन की एनर्जी डिस्टर्ब है तब प्रॉब्लम होगी। और कब होगी? जब डायरेक्शन की एनर्जी के साथ साथ उसकी ग्रह की, उसके प्लेनेट की एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, तब होगी। तब ओके, हमेशा थोड़ी होगी जी, है ना। जैसे किसी पर्सन को 1 महीने में लगभग 5वें-6ठे दिन जुकाम हो जाता है ना, शुक्ल पक्ष के 2-3 दिन या कृष्ण पक्ष के 2-3 दिन, ऐसा भी कह सकते हैं, जी जी, है ना। इट मीन्स उस दिन उसकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो और वास्तु की एनर्जी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बहुत सारे क्लाइंट आपको ये भी बोलेंगे कि हमारी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां इसी घर में रह रही हैं, हमारा 100 साल पुराना घर है, 50 साल पुराना है, अभी तक प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, है ना। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका ना शनि की महादशा चल रही है, इसलिए ये टाइम आपके लिए मुश्किल है। तो क्या शनि ग्रह उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पहले नहीं था? था ना। लेकिन प्रॉब्लम कब दे रहा था? जब उसका टर्न आया, जब उसको मौका मिला। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि ग्रह की पोजीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन उसके घर में वेस्ट डायरेक्शन का वास्तु बहुत अच्छा है, तो उस व्यक्ति की जब शनि की महादशा या अंतरदशा होगी तो उसको बहुत बड़ा प्रभाव, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 50% तो वास्तु से मैनेज हो रहा है ना जी, तो 50% तो वैसे ही कम हो गया।
बाकी 50% कुंडली वाला और कार्मिक जो है वो रह गया, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना इजी हो जाएगा, बजाय उस इंसान के जिसकी कार्मिक पैटर्न, कुंडली पैटर्न और वास्तु तीनों में प्रॉब्लम है। तब ज्यादा प्रॉब्लम, तब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो आज हम एक चीज और सीखेंगे, और ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, प्लॉट एरिया कैसे चूज करेंगे। ठीक है, बहुत बार हो सकता है कोई आपसे ये पूछने आए कि मैं नया प्लॉट खरीद रहा हूं, या आपको कोई प्लॉट देखने के लिए बुलाए और आपसे ये पूछे कि क्या ये प्लॉट खरीदना मेरे लिए अच्छा है, क्या मैं ये वाला प्लॉट खरीद लूं, तो आप उस प्लॉट की एनर्जी कैसे चेक करेंगे। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो डिवाइसेस यूज करते हैं, आपने देखा होगा ऑरा चेकिंग डिवाइस, अर्थ एनर्जी चेकिंग डिवाइस करते हैं ना बहुत सारे लोग। लेकिन वास्तु के अपने कुछ नियम भी हैं। सबसे पहला नियम, जो प्लॉट खरीदा जा रहा है उस प्लॉट में अगर मिट्टी खोदने पर, थोड़ी मिट्टी खोदने पर कोयला निकलता है, जानवरों की हड्डियां निकलती हैं, बाल या नाखून निकलते हैं कूड़े में, ठीक है, और लोहे की कोई चीजें निकलती हैं, कील हो गई, पुराने चाकू, मतलब क्योंकि जब मिट्टी पड़ी होती है तो कुछ भी निकलता है ना उसमें, तो ऊपर पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर 1-2 फुट खोदा कहीं पर भी और इस तरह की कोई चीजें निकलती हैं तो वो शुभ प्लॉट नहीं माना जाता है, पहली चीज। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों नहीं माना जाता है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में समझें कि अगर कहीं पर लोहे की चीजें निकल रही हैं, बाल, नाखून, कोयला, जानवरों की हड्डियां, या चींटियों के बिल, या सांप का बिल, है ना, या छिपकली के अंडे, अगर ऐसी चीजें निकल रही हैं तो वो प्लॉट उस पर्सन के लिए ऑस्पिशियस नहीं है। उस स्थिति में जो मिट्टी खुदवाई जाती है उसको अलग फिकवा दिया जाता है, नई मिट्टी डाली जाती है और शुद्धि पूजा करवाने के बाद उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये हुआ एक सिंपल फर्स्ट ट्रिक। सेकंड, आपके सामने जैसे कि आप जब नक्शा बनाएंगे ब्रह्म स्थान निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका नक्शा है और हमने ये ऐसे ब्रह्म स्थान निकाल लिया, यहाँ पर ब्रह्म स्थान है, राइट, तो जितना बड़ा प्लॉट एरिया है या तो उसका 10वां हिस्सा ब्रह्म स्थान में जो है गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, ये 2 दिन की या 3 दिन की प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी। तो एक तो होता है कि हम 24 घंटे में चेक कर लेते हैं उसको, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 3 फुट चौड़ा, दूसरा तरीका यह है कि अगर हम 10th पार्ट नहीं डिग कर रहे हैं, 10th पार्ट नहीं खोद रहे हैं, तो 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा, 3 फुट गहरा, है ना, मीन्स 3 × 3 क्यूबिक, हम वहां पर एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में से जो मिट्टी निकली है, जैसे सुबह हमने गड्ढा खोदा तो दोपहर को उस मिट्टी को उसी गड्ढे में डाल देंगे। ठीक है, अगर देखो मिट्टी उसी गड्ढे में से निकली थी, तो अगर वो मिट्टी पूरी की पूरी गड्ढे के अंदर चली गई जो उस गड्ढे में से निकली थी और जमीन बिल्कुल समतल हो गई, इट मीन्स वो ओके प्लॉट है। अगर पूरी मिट्टी उस गड्ढे के अंदर चली गई जितनी हमने निकाली थी और फिर भी गड्ढे में और मिट्टी डालने के लिए जगह बच गई, तो वो इनऑस्पिशियस प्लॉट है, शुभ फल देने वाला प्लॉट नहीं है। लेकिन अगर हमने जितनी मिट्टी निकाली थी वो सारी मिट्टी उस गड्ढे में भर गई और फिर भी थोड़ी मिट्टी बच गई, है ना, थोड़ा ऊंचा हो गया, बच गई थोड़ी सी मिट्टी, वो वेरी गुड ऑस्पिशियस एक्सीलेंट प्लॉट है। ओके, तो सबसे पहले हमने प्लॉट चेक किया। ठीक है, कैसे, प्लॉट की एनर्जी को चेक करके, वहां पर खुदाई में क्या निकल रहा है। ठीक है, ऐसा ही सेकंड, जैसे हमने मिट्टी भरी है ऐसे ही हम एक प्रयोग और करते हैं, उस गड्ढे में मिट्टी ना भर के बहुत अच्छे से गड्ढे की में से जो मिट्टी हमने निकाली उसको साइड में कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब पानी भरते हैं उसमें तो उसको पूरा फुल भर के रात भर के लिए छोड़ के चले जाते हैं।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आकर देखते हैं और ट्रिक सेम ही है। अगर पानी बहुत कम हो गया है मीन्स प्लॉट अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत कम हुआ है क्योंकि थोड़ा पानी तो मिट्टी भी पिएगी ना, तो अगर बहुत नॉमिनल सा कम हुआ है इट मीन्स उसको समतल माना जाएगा। कई बार बिल्कुल भी कम नहीं भी होता है। लेकिन अगर पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा सा और गड्ढे के बाहर की जमीन गीली हो गई है ना, मतलब शायद पानी ने बाहर एक्सपेंड किया है, तो वो ऑस्पिशियस प्लॉट माना जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? और हम क्या देखेंगे, जब आप लोग ब्रह्म स्थान निकालेंगे तो बहुत सारे प्लॉट्स या बहुत सारे घर आपको कट वाले मिलेंगे। जैसे कि जरूरी तो नहीं है ना हमेशा स्क्वायर मिले, कोई रेक्टेंगुलर भी मिलेगा, कोई ट्रायंगुलर भी मिलेगा। कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं, जैसे ये प्लॉट है स्क्वायर और इधर को थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा हुआ, होते हैं ना, ज्यादातर फ्लैट्स में आता है ऐसा, क्योंकि जो स्टेयर्स होती है वो तो कॉमन हो जाती हैं, और किसी की बालकनी इधर है, किसी की किचन इधर है, मीन्स कोई एक कोना थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कट वाला प्लॉट। मैं आपको शो करती हूँ। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी अच्छी दिशा है ना, पॉजिटिव। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा प्लॉट बढ़ा हुआ है तो उसको हम शुभ मानेंगे। तो जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, अगर उन डायरेक्शन की तरफ हमारी जमीन या हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया बढ़ा हुआ आ रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन यही जो एक्सटेंड है अगर साउथ वेस्ट में हो जाए तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। ओके, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अगर ये एक्सटेंडेड है तो ये अच्छा है, यहां तक भी ओके है, यहां से लेकर और यहां तक ओके नहीं है। ओके, बहुत बार जब आप अपने घर का भी मैप बनाएंगे या आप क्लाइंट का मैप बनाएंगे तो हो सकता है आपको कोई ऐसा प्लॉट भी मिले जिसमें कान होते हैं ना, बहुत सारे प्लॉट कोना बढ़ा हुआ होता है, तो हम ये भी देखेंगे कि वो कोना किस डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है। इन जनरल में हम क्या कहते हैं कि कान वाले प्लॉट नहीं लेने चाहिए, है ना। शेरमुखी हो गया, गौमुखी हो गया, होते हैं ना प्लॉट एरिया ऐसे। शेरमुखी कैसा होता है, जिसका फ्रंट बहुत चौड़ा होता है और बैक साइड का हिस्सा फ्रंट से कम चौड़ा होता है, और गौमुखी जिसका फ्रंट कम चौड़ा होता है और बैक साइड एरिया फ्रंट से थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। तो जो गौमुखी मकान होते हैं वो घर बनाने के लिए अच्छे होते हैं, और जो शेरमुख मकान होते हैं वो ऑफिस बनाने के लिए या अपनी शॉप बनाने के लिए अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं, खाली एक शॉर्ट में टेक्निक बनाऊंगी। घर कैसा होता है, घर की ऊर्जा कैसी होती है कि हम जब घर में आए तो घर में रहने का हमारा मन करे, है ना। इसलिए गौमुखी जो मकान है वो घर के लिए अच्छे होते हैं कि हम छोटे रास्ते से आए, अंदर बहुत स्पेस है और आराम से अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। शेरमुख मकान जो फ्रंट ज्यादा चौड़ा है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए हमारे ऑफिस में, अपना काम करें कम से कम टाइम में और बाहर चले जाएं और नए ग्राहक के आने के लिए जगह बनती रहे। इसलिए शेरमुख वाले जो प्लॉट या शॉप या जो भी कंस्ट्रक्टेड एरियाज होते हैं वो ऑफिस के लिए या प्रोफेशनल वर्क के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्लॉट एरिया समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्या प्लॉट कटा हुआ है या प्लॉट बढ़ा हुआ है। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। आप देखें कि इसमें नॉर्थ ईस्ट जो बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, अगर सिर्फ इतना सा बढ़ा हुआ है, इतना सा क्या मतलब है, मान लीजिए आपका जो प्लॉट एरिया है 40 बाय 40 का है ना, या 40 बाय 80 का है, या 20 बाय 40 का है, मीन्स कोई भी साइज है, और जो एरिया जो डायरेक्शन बढ़ी हुई है अगर वो 50% से ज्यादा है तो हम उसको बढ़े हुए में काउंट करेंगे। अगर 50% से कम है तो जब हम उसका सेंटर निकालेंगे तो उतने एरिया को हम छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ तक होती, यहाँ तक, और जब हम इसका सेंटर निकालते तो हम यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं खींचते, हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते। समझ में आ रहा है?
वेदिका जी समझ में आ रहा है? जी मैम जी। देखिए आप लोग ना चाहे तो पेपर पे बना बना के एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है। जब आप किसी भी घर का या किसी भी जगह का नक्शा बनाओगे ना, सबसे ज्यादा समझने वाली यही चीज है। अगर हमारा ये एरिया इस लाइन के बजाय यहाँ तक बढ़ा हुआ होता तो 50% हमारा लगभग यहाँ पर आएगा, है ना? तो 50% से ज्यादा बढ़ा हुआ हो गया। तो जब हम ब्रह्म स्थान निकालेंगे तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नहीं निकालेंगे, बल्कि इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, इस यहाँ पर आने वाली लाइन तक। तो उस हिसाब से हम एक फेक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेंगे, मतलब प्लॉट एरिया को इतना ना मानकर यहाँ से यहाँ तक का मान लेंगे। ओके, तो तब हम देखेंगे कि इस प्लॉट में ये वाला हिस्सा कट गया, ठीक है? और कट वाले प्लॉट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। कौन से? जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, अगर उन डायरेक्शंस में कट है तो वो अच्छे नहीं हैं। जो हमारी नेगेटिव डायरेक्शंस है, अगर वहां पर कट है तो इट्स ओके, उसको हम रेमेडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉमन स्पेस होता है उसको कट माना जाता है 50%। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं या बहुमंजिला इमारत में आप हैं, कई फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें कॉमन स्टेयर्स हैं, है ना, कॉमन लिफ्ट है, सभी लोग उसको यूज करते हैं, ऑनर भी और रेंटर्स भी, अदर लोग भी, सभी यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्योंकि वो कॉमन एरिया है तो पर्सनल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी से उतने हिस्से को कट माना जाएगा। ठीक है? तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं और आपके इस नियम के अनुसार अगर आपके घर में कोई डायरेक्शन में कट लगता है तो उसकी आपको रेमेडी, उसका उपाय आपको करना चाहिए। क्लियर है? जी मैम। मैम जैसे बहुत से प्लॉट होते हैं वो तिकोने होते हैं ना, वो कोई कोई, तो उसमें भी डायरेक्शन जो एक तरफ से कटी हुई होगी, जैसे कि आप बता रहे थे। देखो जैसे ये प्लॉट है, ओके, ये प्लॉट है, ये घर है, ये रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर बना हुआ है, आयताकार। अब ये भी हो सकता था कि ये घर यहां से लेके यहां तक का पूरा ऐसा लंबा होता, ट्रेन के डिब्बे जैसा। होते ना बहुत सारे घर जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है और गहराई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो ऐसे में हम जब डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारा सेंटर यहाँ कहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है? अगर ये पूरा हमारा प्लॉट है तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे, मीन्स प्लॉट का या घर का हम सेंटर एक ले लेंगे। ठीक है? और अगर बहुत गहराई ज्यादा है प्लॉट की, 2.5 गुना से अगर ज्यादा है, तो हम उसके 2 पार्ट कर लेंगे, हम उसमें फिर 2 सेंटर काउंट करेंगे। क्योंकि जब बहुत गहराई होती है, मान लीजिए आपका इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक अगर आपका घर है डेप्थ में, गहराई में, तो यहाँ अगर सेंटर है तो सिर्फ सेंटर में अगर आप एक बल्ब लगाते हैं तो क्या पूरे इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर तक रोशनी जाएगी? जवाब नहीं मैम। दीजिए। तो हम क्या करेंगे फिर, हम एक बल्ब यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, है ना? तो इसी तरह से जब हम डायरेक्शंस डिवाइड करेंगे, उसको हम कभी एडवांस क्लास करेंगे तो उसमें बताऊंगी कि कैसे करते हैं। उसमें फिर हम एक सिंगल सेंटर पे काम नहीं करते हैं, हम उस जो बहुत डेप्थ वाला एरिया होता है उसको डिवाइड करते हैं पहले, और उसके डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो डायरेक्शन है उनको सेट करते हैं। इसको हम एनर्जी शिफ्टिंग भी कहते हैं। जैसे आपने कुंडली में सुना होगा, हम कहते हैं कि अगर एक ही घर में सूर्य और शनि दोनों बैठे हैं तो सूर्य को उस घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दो, बोलते हैं ना, प्लेनेट को शिफ्ट कर दो। ऐसे ही वास्तु की एनर्जीज को भी शिफ्ट करते हैं, और एनर्जी शिफ्टिंग के लिए रेमेडीज ऑब्जेक्टिव होती हैं। जैसे कि अगर किसी की जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, और जो बर्नर है वो एज इट इज इसी डायरेक्शन में है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, बहुत छोटा सा एक येलो एवेंचुराइन क्रिस्टल का पिरामिड रख देते हैं, मीन्स थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट वहां पे दे देते हैं डिवाइडेशन के लिए, एनर्जी शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि जो येलो एवेंचुराइन क्रिस्टल है वो जुपिटर का, बृहस्पति का क्रिस्टल है,
और नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की डायरेक्शन है, तो हम बृहस्पति को उस दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिससे कि जो फायर एलिमेंट है, मतलब जो शुक्र की एनर्जी है, वो थोड़ी शिफ्ट हो जाए। क्लियर है? पहले वास्तु रेमेडी की बहुत पहले एक क्लास कराई थी मैंने, जिसमें वास्तु की रेमेडीज मैंने बताई थी कि कैसे ठीक करना है, अगर आपने देखी हो तो। अभी आज के जितने भी टॉपिक्स थे हमारे क्लियर हो गए? एस्ट्रो वास्तु समझ में आ गया क्या? हाँ जी। जी मैम। न्यूमेरो वास्तु समझ में आ गया? कैसे देखेंगे? प्लॉट का सेंटर निकालना समझ में आया? जैसे कि ये हमारे पास प्लॉट एरिया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है, तो ग्राउंड फ्लोर का सेंटर हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब मान लो फर्स्ट फ्लोर में 3 फीट का 4 फीट की हमारी बालकनी है, जिसको हम कहते हैं छज्जा निकाला हुआ है ना? तो जब हम फर्स्ट फ्लोर का सेंटर निकालेंगे तो यहाँ तक नहीं निकालेंगे जहां तक हमारी बालकनी है, फिर हम वहां से कॉर्नर निकालेंगे ऐसे। तो ये सेंटर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों फ्लोर का जो ब्रह्म स्थान है वो अलग अलग आएगा और दोनों फ्लोर का जो वास्तु है वो अलग अलग मैटर करेगा। क्लियर है? जैसे कि जिस घर का नक्शा आपके सामने है, इनके घर में क्या था, जहां पर इनका ये बेडरूम दिख रहा है और ये किचन है, तो ग्राउंड फ्लोर पर इनका वॉशरूम यहाँ पर था और फर्स्ट फ्लोर पर इनका वॉशरूम जो था वो यहाँ पर था। मीन्स हाफ किचन के ऊपर आ रहा था और हाफ बेडरूम के ऊपर। और प्रॉब्लम क्या थी, इस बेडरूम में इनके बच्चे रहते थे और क्योंकि साउथ ईस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब थी, तो एक तो खाने में बहुत ज़्यादा नखरे थे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर इनकी जो किचन है इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी ब्लैक कलर का था, तो हमने उसको फिर एनर्जी शिफ्ट कराया, ट्रीटमेंट कराया उसका, और लगभग 1 महीने बाद ही उनका खुद ही कॉल आया कि बच्चों में अब शांति रहना शुरू हो गई है, पढ़ने लगे हैं और खाना ठीक से खाने लगे हैं। जबकि वो बच्चे बाहर के खाने के अलावा घर में कुछ बनता था खाते ही नहीं थे, बहुत नखरे थे उनके। ठीक है? तो मेन चीजें हमने समझी। अगर आप ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को समझ लेते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वास्तु को समझना और एनर्जी को शिफ्ट करना। बस आपको ये ध्यान लगाना है कि जो सामान आप रख रहे हो जिस डायरेक्शन में और जिस कलर का सामान आप रख रहे हो, क्या वो उस डायरेक्शन के लिए फ्रेंड कलर है या फ्रेंड सामान है या एनिमी है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हमारी देवताओं की दिशा है और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में फ्रिज रख रहे हैं और वो फ्रिज हमारा जो है येलो या ग्रे कलर का है, तो क्या वो पॉजिटिव है? जी मैम नॉर्थ ईस्ट में येलो ऑरेंज अच्छा रहेगा क्या? नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट क्या है? जल। और नॉर्थ का क्या है? नॉर्थ का तो जल है और ईस्ट का? आप बताइए। आज लास्ट क्लास है हमारी 10वें दिन की। लास्ट है क्या आज? हाँ जी, आज लास्ट क्लास है। ईस्ट का क्या होगा? शिवानी, वेदिका। फायर। मैम नॉर्थ का तो जल है और ईस्ट का वायु है। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में ना थोड़ा तो मतलब वायु और जल दोनों का हो जाएगा ना। हाँ, तो वेदिका जी आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो प्लेनेट है या जो देव हैं वो कौन आते हैं? नहीं पता, ग्लूकोज लिखा हुआ है सर में, 2-3 इंच बन से कर ग्लूकोज आपने पहले लिखवाया था पर सब लिखा हुआ एग्जाम में फेल हो जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, टीचर की इंसल्ट करा देना कि कुछ नहीं पढ़ाया। नहीं ऐसा नहीं होगा। जब बच्चे फेल होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? टीचर को लड़ने जाते हैं ना, क्या पढ़ाया था आपने जो हमारा बच्चा फेल हो गया। तो
आपके फैमिली मेंबर्स भी तो मुझे पूछेंगे कि क्या पढ़ाया था आपने, जो ये खुद के घर का भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं ढंग से पढ़ी मैम नॉर्थ ईस्ट के वो शिखी और दीति और एक अपा कुछ ऐसे हैं। देवताओं पे मत जाओ, देवता मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, देवता मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताए, ठीक है। मेन चीज आप समझो बेसिक के अकॉर्डिंग। नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड एरिया है, पहली बात, वो हमारे घर में देवताओं की दिशा है। तो क्या देवताओं के सर पे हम फ्रिज रख सकते हैं? नहीं। इतना ही तो आसान है। फ्रिज तो हमारा फायर एलिमेंट है ना, फायर को कनेक्ट करता है ना, फायर को भी कनेक्ट करता है। और आइस, बर्फ भारी होती है ना, तो थोड़ा सा साउथ वेस्ट और वेस्ट को भी कनेक्ट करता है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में रखना सही है? नहीं मैम, लेकिन अगर जगह ना हो तो। हाँ, अगर जगह ना, देखो सबसे पहले तो आप एक बात गांठ बांध लो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, एंट्री गेट, ठीक है, मेन एंट्रेंस, और मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नो मीन्स नो है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बल्कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर और वेस्ट डायरेक्शन तक किसी भी तरह का कोई गड्ढा नॉट अलाउड, ठीक है। चाहे वो सेप्टिक टैंक हो, चाहे वो जो ड्रेनेज होता है वो ड्रेनेज हो। क्लियर है? ड्रेनेज मतलब कि जो सीवर सेप्टिक टैंक वाले या ड्रेनेज वाले जो घर के अंदर वो बनाए जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेप्टिक टैंक चैम्बर मैम। चैम्बर, वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये समझो। हमारी उत्तर दिशा और हमारी पूर्व दिशा बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए, लाइट वेट। तो गड्ढा करने से दिशा हल्की हो जाती है, और हमारा साउथ और वेस्ट भारी होना चाहिए। तो जब हम साउथ में या वेस्ट में गड्ढा कर देते हैं, वहां की मिट्टी निकल जाती है, तो वो दिशा हल्की हो जाती है, जो कि हल्की नहीं रखनी है, हमें भारी रखनी है। समझ में आया? हाँ जी। साउथ नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में अगर किचन है, अगर टॉयलेट है, अगर बाथरूम भी है, तो भी अगर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में चैम्बर है, सेप्टिक टैंक है, या साउथ वेस्ट में गड्ढा है किसी भी तरह का, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत हैवी सामान रखा है, ठीक है, तो लंबी और ला इलाज बीमारियों का कारण बनता है। होगा किसको, ये डिपेंड करेगा कि किस पर्सन की एनर्जी उस एलिमेंट से या उस डायरेक्शन की एनर्जी से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। बट ये डेफिनेट है कि उस घर में रहने वाले किसी ना किसी सदस्य को समस्या आएगी जरूर। जैसे कि ब्रेन हेमरेज, कैंसर, पैरालिसिस, ट्यूमर, अचानक से हार्ट श्रिंक हो जाना, अचानक से हम कहते हैं ना दिल फैल गया, मीन्स जो अचानक वाली प्रॉब्लम होती है, पहले से पता नहीं चलती और बहुत मेजर इशू होता है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। हालांकि कहाँ क्या बनाए वाले जो हमारा चैप्टर था उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको आज रिपीट कर रही हूँ दोबारा। तो भारी जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो हमारा किधर होगा, साउथ की साइड और वेस्ट की साइड। ऐसे ही जब हम रूम का या किचन का वास्तु देखेंगे सेपरेट अलग अलग, तो भी हमारे रूम में भी जो भारी सामान है वो हम कहाँ रखेंगे, वेस्ट और साउथ की साइड। मतलब बेड जो है वो हम साउथ की वॉल से लगाएंगे या वेस्ट की वॉल से लगाएंगे, साउथ हेड करके हम सोएंगे। क्लियर है?
जो हल्का सामान रहेगा उसको हम नॉर्थ और ईस्ट की साइड रखेंगे। तो एडवांस का पार्ट है, फिर भी छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको। बड़ा शीशा, मिरर, हम कभी भी साउथ या वेस्ट की दीवार पर नहीं लगाएंगे। शीशे हमेशा मिरर नॉर्थ की या ईस्ट की दीवार पर लगाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन में हम साउथ की दीवार पर शीशा लगा सकते हैं, अगर वहां पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन कनेक्ट होती है और घर में रहने वाले लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तब SSE में छोटा आईना हम लगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। तो वहां पर जब शीशा लगता है और व्यक्ति दिन में 4-6 बार अपने आप को शीशे में निहारता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखने वाली, और इसको आप हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करोगे, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल भी ग्रीनरी साउथ से लेकर और नॉर्थ वेस्ट तक, क्योंकि वहां पर हरा रंग एलिमेंट नहीं है ना, उधर का एनिमी एलिमेंट है, तो नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में रखे हुए पेड़ पौधे रिश्तों में दरार का कारण बनते हैं। तो आप हर एक चीज को उसी तरह से एनालाइज करोगे जब आप वास्तु देखोगे, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई डेकोरेटिव पीस हो, चाहे वो आपके घर का कोई सामान हो। क्लियर है? मैम वेस्ट में तो ले सकते हैं ना, वो तो टच क्या? होगा नॉर्थ की तरफ बॉर्डर में, बट वेस्ट में तो बेड ले सकते पॉट हैं हम। हाँ, बेड हम ले सकते हैं। बैठ ही है, पॉट पॉट गमले। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैम गमले बोल रही हूँ, गमले पॉट। ओके, ठीक है ठीक है। पॉट कहाँ पर बोल रहे हो आप? मैम ये वेस्ट में। वेस्ट में हम ले सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से आगे नॉर्थ की तरफ। ना लें तो अच्छा है। और ओके। अगर वेस्ट में हमने गमले रखे हैं तो उसमें ऐसे पौधे होने चाहिए जिनकी हाइट ना थोड़ी ज्यादा हो, मतलब 3 फुट 4 फुट से ऊंचे जो पेड़ चले जाते हैं वो लगा सकते हैं। ऐसा समझो ईशान कोण से पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है। हमारे घर का उधर दरवाजा है या नहीं है, लेकिन जो वास्तु की एनर्जी का फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट से आते हुए साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट से आते हुए वेस्ट की तरफ जाता है, नॉर्थ से आते हुए साउथ की तरफ जाता है। ओके, तो हम ईस्ट में या नॉर्थ में बड़े पेड़, भारी गमले, ऊंचे उगने वाली पौधे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाली पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारे घर में अंदर तक एंटर नहीं कर पाएगा। वेस्ट में क्यों रख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ वाले गमले? क्योंकि वो एनर्जी स्टेबल हो जाए हमारे घर में, जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन से एनर्जी आ रही है उस डायरेक्शन में कोई दिशाशूल ना हो, मीन्स कोई भी डायरेक्शनल दोष ना हो वास्तु का। ओके, अब अगर आपको कोई भी डाउट छोटा सा भी लग रहा है किसी भी सामान से रिलेटेड, तो आप आज क्लियर कर लीजिए। अब आप रेमेडीज कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर एंटी एलिमेंट है उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन के एलिमेंट से उसको कवर करेंगे। सिंपल सिंपल समझना खाली, ठीक है। और अगर कट है तो जिस डायरेक्शन में कट है उसी डायरेक्शन के कलर से उसको ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे ये बताती हूँ। जैसे कि वेदिका जी ने बताया इनकी S7 की एंट्री है, ये एंट्री आ गई, ठीक है, S7 की। जी। हम बहुत उपाय नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बहुत ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, जितना जो डोर है उसकी विड्थ है, जितनी चौड़ाई है दरवाजे की, उतना चौड़ा हम एक मिट्टी वाले कलर का डोरमेट डालेंगे वहां पे सबसे पहले। मिट्टी वाला। क्यों? अर्थ एलिमेंट है ना उधर, तो हम अर्थ एलिमेंट को स्थापित करेंगे वहां पे, है ना।
तो मिट्टी वाले जो येलो कलर होते हैं, येलो हो गए, ब्राउन मिट्टी वाले जो भी कलर हैं, उसका हम डोरमेट डालेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो यूनिवर्सल कलर है वास्तु का ऑफ वाइट, तो जब वो आपको डाल कुछ देंगे। भी समझ में ना आए तो आप ऑफ वाइट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने मैट डाला तो कम से कम 3 महीने उसका रिजल्ट देखेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, वहां का मेटल बताया था ना मैंने कल, साउथ वेस्ट का मेटल कौन सा है, ब्रास, ठीक है। तो वास्तु की ब्रास मतलब जो पूजा पाठ का सामान मिलता है ना वहीं पर मिल जाएंगी, वास्तु की अकॉर्डिंग वायरिंग्स मिलती हैं। मीन्स लगभग 1 इंच चौड़ी ब्रास की पत्ती मिल जाएगी, स्ट्रिप कह सकते हैं, ब्रास की स्ट्रिप मिल जाएगी, लगभग उसकी चौड़ाई रहेगी 1 इंच, ठीक है। तो आप ये देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि ये गेट है, फॉर एग्जाम्पल ये गेट है ना, तो गेट में जब ऐसे एंटर करते हैं तो एक ये चौखट हो गई, एक ये चौखट हो गई, है ना। तो ब्रास की पत्ती यहाँ पर चौखट पे थोड़ा सा खोद के कटिंग करवा के, ठीक है ना, उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन वाले इंजीनियर को बुलाएंगे, मिस्त्री को, ठीक है, और थोड़ा सा कट करके ब्रास की पत्ती को ऐसे खड़ा करके खड़ी पत्ती दबा देंगे चौखट पे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन की एंट्री है और अगर वो नेगेटिव एंट्री आ रही है तो उस ही डायरेक्शन के जो मेटल है उससे ट्रीट करेंगे। सेम प्रॉब्लम अगर वेस्ट में है तो लोहे की या चांदी की पत्ती दबा देंगे, नॉर्थ में है तो स्टील की, एल्युमिनियम की, ईस्ट में है तो भी स्टील की, एल्युमिनियम की, ओके, और साउथ में है तो कॉपर की। ये हो गया मेटल। लेकिन डायरेक्ट कभी भी मेटल की रेमेडी नहीं करेंगे, पहले उस डायरेक्शन में उस कलर से रेमेडी करेंगे। जैसे कि आप पत्ती नहीं दबाएंगे डायरेक्ट, आप क्या करेंगे, अगर आपकी साउथ की एंट्री है तो येलो कलर की 4 इंची चौड़ी टेप लगा देंगे, वास्तु टेप के नाम से ही मिलती है, ठीक है। वो भी लगानी ऐसे ही है, चौखट पे ऐसे, और ऐसे जो आपका गेट है 4 इंच, जैसे ये चौखट पे हो गई और ये 4 इंच ऊपर, तो एक यू शेप में लग जाएगी एक तरह से, ऐसे लगाएंगे, साइड में भी आ जाए जैसे कि आप बोल रहे साइड हैं में भी थोड़ा। आ जाए, हाँ 4-4 इंची साइड में भी आ जाए, खड़ी पत्ती आ जाए, समझ गए। तो येलो लगेगी मैम उधर? येलो साउथ वेस्ट में येलो लगेगी, साउथ वेस्ट का कलर हो गया येलो तो वहां येलो लगेगी, वेस्ट का कलर है व्हाइट तो उधर व्हाइट लगेगा, नॉर्थ का कलर है ब्लू वहां ब्लू लगेगा। तो मेरा डोरमेट तो मैम बाहर ब्लू और येलो ही है। तो उस डायरेक्शन का कलर तो नहीं है ना ब्लू और येलो। नहीं, राइट राइट। आप डेप्थ को समझो। दूसरी जी मैं चीज, समझी। अगर हाँ दूसरी चीज, अगर उस डायरेक्शन में वॉशरूम है, क्योंकि वॉशरूम की टॉयलेट की डिग्री तो देखोगे ना आप, है ना, वॉशरूम में मेरा 0 डिग्री पे है ना, नॉर्थ में हो गया, तो जी। जो टॉयलेट सीट है उसके चारों तरफ ब्लू कलर की ब्लू। टेपिंग कर देंगे, वही वास्तु ओके वाली टेप से, जी। ठीक है। अगर वॉल माउंटेड कमोड है ना, एक तो है फ्लोर माउंटेड कमोड, एक है वॉल माउंटेड कमोड। तो जो वॉल माउंटेड है उसमें जो फर्श है, उस कमोड के नीचे का जो फर्श है राइट। वहां पर उतने एरिया में ब्लॉकिंग कर देंगे टेप से, ठीक है। ब्लॉकिंग मतलब कैसे मैम? क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल ये सीट है, जी ठीक है, नो ये वाला लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये सीट जी है ना, ये वॉल माउंटेड जी। है ना, तो फर्श पर, नीचे फर्श पर ऐसे, इसके 3 तरफ, अच्छा ओके ओके। ठीक है। और अगर यू ये टाइप का बनाना है, यू टाइप का राइट। यू टाइप का, और अगर ये फ्लोर माउंटेड है, लाइक ये हो गया, अगर ये फ्लोर माउंटेड है तो इसके चारों तरफ अगर जगह है तो चारों तरफ, अदरवाइज 3 तरफ तो लगा ही देंगे। ओके ओके गॉट अब इट। ठीक है, अब हम टेप का कलर कैसे चूज करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है कितने डिग्री पर, कहाँ से कहाँ तक हमारे पास कौन सा कलर है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट से हमारा ब्लू कलर शुरू होता है तो वो लाइट व्हाइटिश ब्लू होता है ना, और 0 तक आते आते डार्क ब्लू हो जाता है, और फिर नॉर्थ ईस्ट तक जाते जाते फिर से लाइट हो जाता है। तो अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है कहीं पर, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आ रहा है,
तो वहां पर हम ग्रीन और ब्लू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एरिया में है तो रेड कलर की टेप का हम यूज करेंगे। ओके, और अभी मैं टेप सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो बार बार जब धोएंगे सफाई करेंगे तो वो खराब हो जाएगी ना, इसलिए बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि पेंट कर दीजिए, क्योंकि पेंट जल्दी से नहीं उतरता है, खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि पहले टेपिंग कर दीजिए, और जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलने लगे तब आप वहां पर पेंट या फिर उस डायरेक्शन का जो मेटल है उसकी स्ट्रिप जो है वो दबा सकते हैं। पुराने जमाने में जब घर बनते थे तो नींव में पंच रत्न रखे जाते थे, दबाए जाते थे। आजकल रत्न तो कोई नहीं दबाता, आजकल लोग धातु दबाते हैं जिसमें लोहे की कील भी दबा देते हैं, है ना, नींव में। मैंने किसी को देखा है कि लोग क्रिस्टल भी डाल देते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, अगर क्रिस्टल या जेमस्टोन डाल रहे हैं वो तो बेस्ट है। जैसे पायरेट हो गया, ये सब डालते हैं लोग। पायरेट नहीं डलता है उसमें, पंच जो हमारे मुख्य ग्रह हैं उनके क्रिस्टल या जेमस्टोन डलते हैं। हमारा पुखराज हो गया, और माणिक हो गया, और एमराल्ड हो गया, और हरकीमर डायमंड, मतलब हीरा आता है लेकिन थोड़ा सस्ता रहता है, हरकीमर डायमंड कहते हैं उसको। हीरा हो गया और मूंगा, ये 5 दबते हैं। शनि का और राहु का क्रिस्टल नहीं दबता है, ये शनि या राहु का जो जेमस्टोन है वो नहीं दबता है। आजकल लोग मेटल दबाने लगे, जैसे बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि चांदी के नाग नागिन दबाते हैं। हाँ, वो मेटल में आते हैं। तार भी लगाते हैं चांदी की। हाँ, तो चांदी की तार जो लगाते हैं ना वो ओके है, वो वेस्ट साइड लगाते हैं, ओके। सब जगह नहीं लगा देते, बट फिर भी क्योंकि चांदी जो है वो एक अच्छी संचालक है एनर्जी की, इसलिए वो हर डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी वैलिड है, चल जाती है। क्योंकि जैसे कि हमारा ऑफ वाइट हर डायरेक्शन में चल जाता है। ठीक है, और आप यकीन माने कुछ कुछ लोगों का वास्तु बहुत अच्छा होता है, सिर्फ एक पेंटिंग गलत लगी हुई होती है, सिर्फ एक बेडशीट गलत कलर की बिछी हुई होती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो जो लोग चेक करते हैं वो बहुत डेप्थ में चेक करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शंस हल्की होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस में हैवी ऑब्जेक्ट्स हमें रखने चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें कौन से कलर की चीजें यूज करनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर के कर्टेन्स हम नहीं लगाएंगे ऐसे। मैम एक चीज और है, थोड़ा डाउट है, मैं 2-3 ढंग से क्लियर। प्लॉट एरिया जैसे आपने बोला, उसको अंदर के साइड से पूरा खाली जमीन होती है, तो उसको जब एंट्री पास कैसे चेक करेंगे, एंट्री कैसे चेक करेंगे, उसकी अंदर के साइड खड़े होके करेंगे या उसके बाहर? प्लॉट एरिया में आप 32 पद बनाएंगे ना ऐसे, अच्छा, उसको 32 में डिवाइड करेंगे ना, तब है ना, पता चलेगा। और फिर सेंटर में खड़े होकर देख लेंगे एग्जैक्ट नॉर्थ किधर आ रहा है ना, कितने डिग्री पे 0 आ रहा है, और फिर वहां से आप काउंट करना शुरू कर देंगे कौन सी एंट्री आ रही है कहाँ। क्लियर है? भाई नॉर्थ वाली जो वॉल है वहां पर n वाली 8 एंट्री आएंगी हमारे पास। ईस्ट वाली वॉल पे E1 से लेकर 8 तक, साउथ वाली वॉल पर S1 से S8 तक, वेस्ट वाली वॉल पर W1 से W8 तक। तो ऐसे प्लॉट एरिया में एंट्री बनाएंगे कि आपका जो घर है वो आपका एक मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर जो वास्तु पुरुष हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान की तरफ सर झुकाकर दंडवत नहीं, पैर मोड़कर प्रणाम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज हम कहाँ रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते हैं, है ना। हम सर के ऊपर सिलेंडर नहीं रख सकते हैं, कंधों के ऊपर अलमारी नहीं रख सकते हैं, है ना, स्पाइन में गड्ढा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा वास्तु को समझना। बस आपको इमेजिन करके देखना है कि अगर आपके ये वाले बॉडी पार्ट पे ये वाला एलिमेंट कनेक्ट हो जाए तो कैसा लगेगा। कमर एरिया में मैम बेड रख सकते हैं? बेड हम किसी भी एरिया में रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी हैवीनेस कैसी है।
पोजीशनिंग कहाँ पर है। अब ऐसे तो हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत हैवी सामान नहीं रख सकते, है ना, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते, लेकिन जो मरीज है उसका बेड हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, है ना। लेकिन फिर बहुत हैवी ना हो, लोहे का बेड ना हो, है ना, फिर वो चीजों का भी ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर हम रेड कलर की बेडशीट ना डालें, उन चीजों का ध्यान रखेंगे। जहां कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है वहां एलिमेंट, मेटल और कलर से उसकी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। पूरी घर में प्रॉब्लम है, मैं कहाँ का टेप लगा है। 80% घरों में प्रॉब्लम है, पूरा क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव है, पूरा ही खराब है, जिस हिसाब से मैं आप बताए ना, सब अगर पूरा ऊपर नीचे है। अगर सारे घर वास्तु के अनुसार बनने लगेंगे तो बिकेंगे नहीं। मतलब एक आध चीज, दो चार चीजें तो वो तो नहीं बनेंगे, वो तो हमें भी पता है एक आध चीज है, हो सकता है, तो पूरे घर का उसका तो इशू हो गया था। उसका रीजन है, हर व्यक्ति की कुंडली तो परफेक्ट नहीं है ना। राइट। अब जिसकी कुंडली में राहु का दोष है उसको घर भी तो वही मिलेगा जहाँ पे साउथ वेस्ट की एनर्जी खराब होगी। ये भी तो समझो। इसलिए सारे घर ना तो वास्तु के अनुसार बनाए जा सकते हैं और ना ही बिल्डर बना के बेच सकता है। अगर बिल्डर ने सारे घर वास्तु के अनुसार बना दिए उसके कभी नहीं बिकेंगे, राइट। कभी भी नहीं, वो सेल ही नहीं कर सकता उन्हें। वो इंतजार ही करता रहेगा एक परफेक्ट कुंडली वाले परिवार का जो उस घर को खरीदे आके, समझे। इसलिए पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग कहते थे कि अपनी जमीन खरीद के घर बनाना चाहिए, हम्म। है ना, क्योंकि अपने हिसाब से बनता है। ओके, तो जब तक उपाय नहीं मिलता तब तक इंसान भटकता भी है। जब उपाय मिल जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कैसी लेनी है, कैसे बनाना है, और वो सही प्रॉपर्टी तक पहुंच भी जाता है। जैसे कि कुंडली लेकर व्यक्ति सही पंडित जी के पास तक पहुंच ही जाता है। सो 10 दिन की क्लास से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप आज पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। और कोई सवाल नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट। आपने मेरी मेहनत को कम कर दिया है, उसके लिए थैंक यू। और आज की क्लास को हम देते हैं विराम। परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, दिव्यजन, पथ प्रदर्शक, सभी होली एंजल्स, होली मास्टर्स, होली मिनिस्टर्स, आर्कएंजल्स, वास्तु पुरुष, वास्तु के जनक और सभी पवित्र संसिद्ध महात्मा और वास्तु के आध्यात्मिक सहायक, आपके आने के लिए, हमें वास्तु का ज्ञान देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अब आप सब अपने स्थान पर वापस चले जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।